आज की टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। हम आज जलमंडल के बारे में कुछ कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके इस टॉपिक से ज्यादातर पूछे जाते हैं। इससे पहले क्लास में हमने पृथ्वी के परिमंडल के बारे में हमने पढ़ा था, यानी डोमेन्स ऑफ अर्थ, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर को हमने कवर किया था। उसमें से लिथोस्फीयर की जो टॉपिक है, लिथोस्फीयर से रिलेटेड जितने भी आपके कह सकते हैं कि टॉपिक हो सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। आज की जो टॉपिक है वो आपका हाइड्रोस्फीयर का है। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी धरती है यानी हमारी पृथ्वी पर वाटर वाला जो कह सकते हैं कि पार्ट है वो सबसे ज्यादा है। यानी हमारी पृथ्वी पर 71% पार्ट क्या है, आपका वाटर है, और बचा जो आपका 29% है वो आपका क्या है, महाद्वीप यानी कह सकते हैं कि भूभाग वाला एरिया है, ठीक है। जिसमें आपके कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, यानी 29% में आपके 7 कॉन्टिनेंट आते हैं, और बचा हुआ जो आपका 71% जो वाटर है उसमें आपके ओशंस आते हैं, ठीक है ना। ओशंस आते हैं, सी आते हैं, लेक आते हैं, पॉन्ड आते हैं, सब मतलब जितने भी कह सकते हैं कि वाटर वाला जो कह सकते हैं कि सोर्स है वो सब 71% में आपके आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, देखिए सबसे पहले समझने वाली बात है कि जलमंडल यानी पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी कह सकते हैं कि जो जल राशि है यानी जो वाटर है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, उसे हम बोलते हैं जलमंडल, यानी यह 71% पार्ट वाला जो भाग है। हमारी कह सकते हैं कि जो धरती है उस धरती पर जो भौगोलिक रूप से कहा जाए, मतलब धरती पर भौगोलिक रूप से महासागरों को हमने क्या किया है, 5 भागों में बांटा है। यानी धरती पर महासागरों को क्या किया गया है, भौगोलिक रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला पार्ट है वह आपका है पैसिफिक ओशन। पहला जो पार्ट है आपका है वह है आपका पैसिफिक ओशन, और सेकंड आपका है अटलांटिक ओशन, थर्ड आपका है इंडियन ओशन, फोर्थ आपका है अंटार्कटिक ओशन, और आपका जो कि 5वां है वो है आपका है आर्कटिक ओशन। हमारी धरती पर कुल ये 5 महासागर हैं, यानी 5 ओशन हैं। इन ओशंस की क्या अपनी विशेषता है, इसमें कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे डीपेस्ट है, कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, आइए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जो कि सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, यानी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा अगर कोई ओशन है तो वो आपका पैसिफिक ओशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रशांत महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। यानी प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे गहरा महासागर हमारे इस पृथ्वी का है, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन का, तो अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं कि महासागर है। और सबसे जरूरी क्या है कि जो अटलांटिक महासागर है वह अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से क्या करता है, सेपरेट करता है, यानी अलग करता है उससे। किसको, अमेरिका को। अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है। कौन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यूरोप और अफ्रीका किसे अलग करता है, यानी जो आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है यूरोप और अफ्रीका से, ठीक है ना। यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा है आपका इंडियन ओशन। एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पे है, यानी भारत देश यानी इंडिया के नाम पे है, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा कह सकते हैं कि ओशन है जो किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो इंडियन ओशन जो है वो तीसरा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आपका ओशन है, महासागर है, और यह बाउंडेड बाय एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं कि चारों तरफ इसका विस्तार है, ठीक है ना। और यहां पे जो अगला आपका चौथा जो है वो आपका है अंटार्कटिक ओशन। तो अंटार्कटिक ओशन जो है वो सराउंड्स अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका के चारों तरफ है, ठीक है। वहीं पर आपका आर्कटिक ओशन है। तो आर्कटिक ओशन सबसे छोटा और सबसे कह सकते हैं कि उथला, सबसे सॉलेस्ट आपका क्या है, ये ओशन है आपका आर्कटिक ओशन, जो सबसे छोटा महासागर है। तो ये तो रहा भौगोलिक दृष्टिकोण से महासागरों के प्रकार, और कौन इसमें सबसे लार्जेस्ट है, कौन सबसे डीपेस्ट था, कौन सबसे स्मॉलेस्ट था, कौन क्या था। दूसरी चीज इसमें समझने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे गहरी गर्त,
यानी सबसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन है, तो वह आपका है मेरियाना गर्त, जिसका कह सकते हैं कि जो लगभग अराउंड में कह सकते हैं कि जो गहराई है वो 11 किलोमीटर की है। और ये जो मेरियाना गर्त है वो आपका पैसिफिक ओशन में है। कहां पे है? पैसिफिक ओशन में है। ये माउंट एवरेस्ट, जितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8848 जो मीटर आपका माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, उससे कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि इसकी क्या है, गहराई है। यानी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग अगर कोई है तो वह आपका मेरियाना गर्त है, जिसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है? लवणता, इसमें हम बात करेंगे। यानी लवणता क्या है? यानी पानी का खारा होना, यानी समुद्र के पानी का खारापन, जिसको हम लवणता बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये जो लवणता है वो किन के वजह से, यानी समुद्र के महासागरों के जल में ऐसे कौन कौन से कह सकते हैं कि तत्व होते हैं जिनके वजह से जो पानी है वो ज्यादा लवणीय होता है, ज्यादा खारा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला जो दिया है NaCl। क्या है? NaCl, MgCl, MgSO4, CaSO4, KSO4 और आपका KCl, ये आपके कह सकते हैं कि तत्व हैं जो आपकी लवणता को बढ़ाते हैं महासागरों के जल में। NaCl आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का आपका ये केमिकल फॉर्मूला है ये। MgCl जो कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है। वहीं पर आपका MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और आपका CaSO4 आपका कैल्शियम सल्फेट, और आपका है KSO4 ये आपका है पोटेशियम सल्फेट, और आपका KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ये आपके तत्व हैं जो पानी को खारा बनाने में मदद करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि महासागरीय जल की लवणता में क्लोरीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी जो पानी का जो खारापन है, यानी महासागर का जो जल खारा है, ठीक है ना, नमकीन है, तो इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्लोरीन, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास जो लवणता होती है, महासागरों की जो जल की जो लवणता होती है वो थोड़ी कम पाई जाती है। और उसका मेन रीजन क्या होता है? वहां पे प्रतिदिन क्या होती रहती है? वर्षा होती रहती है। तो वर्षा होने के कारण भूमध्य रेखा के पास वाले जो महासागर का जो भाग होता है, वहां पे पानी में जो लवणता होती है, ठीक है ना, वह थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्क एवं मकर रेखा पर। कर्क एवं मकर रेखा पर जो महासागरों का जो जल होता है उसकी जो लवणता होती है, जो खारापन होता है, वह सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और ध्रुवों पर यानी पोल्स की अगर बात करें तो पोल्स पे जो लवणता होती है, जो खारापन होता है पानी का, वह सबसे कम होता है। सबसे कम होता है कहां पे? पोल्स पे यानी ध्रुवों पे होता है। और सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्क और मकर रेखा पर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि सागरों में, यानी जो महासागर है, ओशंस में सबसे ज्यादा लवणता अगर देखा जाए कहां पे है? तो लाल सागर में। कहां पे है? लाल सागर में। यानी सागरों में सबसे ज्यादा लवणता अगर किसी सागर में है तो लाल सागर का है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें महासागरों की जो औसत गहराई है, तो महासागरों की जो औसत गहराई है वह 4000 मीटर है। कितनी है? 4000 मीटर है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेंगे। और यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको देख के समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि महासागरीय धरातल समतल नहीं है। यह आपको पता होना चाहिए कि जो महासागर का जो कह सकते हैं कि जो धरातल है, यानी समुद्र के नीचे का जो सतह वाला एरिया है, वह समतल नहीं है, ठीक है ना, वह समतल नहीं है। तो है कैसा? तो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। जो समुद्र का जो सतह हमें दिखाई पड़ता है वह कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। यानी ये वाली भाग जो है हमें दिखाई पड़ती है क्योंकि ये पानी पूरा भरा होता है। तो हमें पानी की जो सतह है वो हमें दिखाई पड़ती है। और इसे ही देख करके हम ये समझते हैं कि पानी जो है, यानी समुद्र का जो जल है, यानी समुद्र का जो सतह है वो क्या होगा? समतल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गहराई में अगर इसको देखें, मतलब समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्र के मतलब कह सकते हैं कि गहराई में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कहीं पर काफी डीप होते हैं, कहीं पर थोड़ा सा ऊपर होते हैं, ऐसे करके पूरा का पूरा कह सकते हैं कि डीप होते हैं। समुद्र के धरातल के नीचे की कुछ बनावट ऐसी है, और बनावट के दृष्टिकोण से इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। जहां पे ऊपर के जो किनारे हैं, पानी की सतह के ऊपर वाला जो भाग है उसको महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे थोड़ा सा तो उसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं, और इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा है तो उसको बोलते हैं महाद्वीपीय उत्थान बोलते हैं। और सबसे नीचे जो आपका है गर्त वाला भाग, यानी गर्त जो होता है ना वो सबसे गहरे वाले भाग, यानी समुद्र के जो धरातल है, यानी समुद्र का जो धरातल वाला एरिया है नीचे का, समुद्र के नीचे वाला जो एरिया है, जैसा कि आप दिख रहा होगा नीचे वाला, तो जो सबसे गहरा वाला भाग होता है उसको ही गर्त बोलते हैं। यानी यहां पे जो आपने देखा था ना मेरियाना जो गर्त है, जो ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच, यानी सबसे गहरे वाले भाग को ही बोलते हैं। यानी सबसे गहरा समुद्र का जो धरातल का सबसे गहरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं गर्त। और थोड़ा उससे ऊपर उठेंगे तो आपका रिज है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है निमग्न द्वीप है, फिर उसके बाद आपका है समुद्री पहाड़, यानी समुद्री पहाड़ आपको देखने मिला। तो ये कुछ समुद्र के सतह का बनावट है, और समुद्र के नीचे किस तरह की मतलब धरातल है उसकी कुछ बनावट है। इसको आप यहाँ देख करके इसकी शॉट लेकर के इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा गर्त पाई जाती है, यानी पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा गर्त पाई जाती है, ठीक ना। गर्त यानी सबसे गहरा वाला भाग आपको अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में ही मिलता है। यानी यह महासागरों की कुछ आपके कह सकते हैं कि ये टॉपिक था जलमंडल से रिलेटेड, जो भी एग्जांपल कुछ आपके टॉपिक थे उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। अगर आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। आगे और भी वीडियोज आपको मिलेंगी। एग्ज़ाम जुलाई में होना है आपका यूपी टेट का, और सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होना है। तो दोनों एक महीने के आगे पीछे, एक दो महीने के आगे पीछे हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है ना। बाकी और भी बहुत सारे क्लासेस एनसीईआरटी के और भी बहुत सारे ईवीएस के, हिस्ट्री के आपके नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपको हर दिन नया नया वीडियो कह सकते हैं कि एक अलग अलग टॉपिक पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले, ठीक है ना। धन्यवाद।